हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एम पर फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपका सेट 2 लेके आई हूँ मैं, क्लास 8 का मैथ का। कल मैं सेट 1 करा चुकी थी, ठीक है। तो आज आपका सेट 2 लेके आए हैं। देखते हैं आप सेट 2 में कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपने फुल तैयारी कर ली होगी, लेकिन ये सेट 1 और सेट 2 में इसलिए लेके आई थी ताकि आप ये चेक कर सको कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी नहीं हुई है, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर आता है जिस तरीके से मैं लेके आई हूँ। तो कल का पेपर आपने देख लिया होगा कि आप कितना कर चुके हैं। चलिए आज सेट 2 और करके देख लेते हैं कि आप कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। वही आपके 5 नंबर के सही विकल्प आते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनको, साथ साथ आप भी किया कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला विकल्प है आपका, समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल पूछा है, कितने का बेटा? समपंचभुज का। तो इसका एक अंतः कोणों का योगफल जब निकालते हैं आप, और उसमें जब भुजाएं दी हों, जब उसमें भुजाएं दी होगी कितनी है, इसमें 5 भुजाएं बोला है इसने इस प्रकार से, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है अंतः कोणों का, जो आप सबको पता होगा, n-2 और मल्टीप्लाई गुणा करके 180, ठीक है, पता है सबको। चलिए तो आपको n क्या है यहाँ पे आपका पता है, आपको पंचभुज मतलब कि 5। तो आपका n क्या है यहाँ पे? 5। 5 में से 2 माइनस करना है आपको, और 180। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और गुणा 180। तो 180 की 3 में गुणा करो बेटा, कितना आएगा? 18 तिया 54, 540। तो आपका आंसर क्या आया? 540, ठीक है। आ गया सबको समझ में कैसे किया? ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ग अंतराल 30 से 40 में वर्ग अंतराल की माप क्या होगी? बेटा इसने पूछा है जैसे कि 30 नंबर से लेके 40 नंबर तक, ये जो बीच में नंबर है उनकी माप क्या है, उनकी कितने नंबर होंगे इनके बीच में। तो बेटा 30 से लेके 40 तक के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? देखो 30 के बाद क्या आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो बेटा कितने नंबर होगा ये? 10। तो कितना अंतराल हो गया? 10, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या 400 है, उसका हमें क्या करना है? वर्ग। वर्ग का मतलब 400 गुणा 400, ठीक है। शून्यों की संख्या पूछी है, तो शून्य बेटा कितने हो गए? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 1 2 3 4, और 4 चौक 16। तो बेटा इसका आंसर आ गया ये आपका 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। तो इसमें बेटा कितनी है शून्य, कितने जीरो है? शून्य का मतलब जीरो, कितनी है? 4। तो आपका आंसर हो गया ये वाला 4, ठीक है। आगे चलूं अब मैं, चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जो आपका ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाती है? तब बेटा ब्याज की दर कितनी हो जाती है? आधी। और अगर समय पूछे, अगर दर की जगह समय पूछे तो दुगनी, ठीक है। अगर दर पूछ रहा है तो आधी हो जाएगी दर, और अगर समय पूछता तो दुगना हो जाता, ठीक है। और जिन बच्चों को बेटा वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कल सेट 1 में भी आया था, लेकिन वो खाली स्थान में आया था। संपूर्ण भागों की तुलना वो कौन करता है बेटा? दंडालेख। याद रखना, संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना, तुलना का क्या मतलब होता है? उनका तुलना करने। जैसे तराजू में एक तरफ सब्जी लेने जाते हैं तो एक तरफ वो बाट रख देता है 1 किलो का, और एक तरफ 1 किलो आलू भर देता है, दोनों की तुलना बराबर हो जाती है ना। इसी प्रकार से क्या होता है? दंडालेख होता है, ठीक है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए हैं, खाली स्थान, जो कि आपके 4 नंबर के आते हैं, और 4 ही खाली स्थान है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3,4 हैं। ये मैंने कल बताया था आपको, पहले वाला x है, दूसरे वाला y। और इसमें क्या पूछा है? जिसमें संख्या उस बिंदु y का निर्देशांक, क्या पूछा बेटा? y का निर्देशांक क्या हो गया? 4, ठीक है। और x का पूछते तो आप 3 लिखते, ठीक है। एक त्रिभुज किस प्रकार की आकृति है? बेटा आकृति 2 तरह की होती है, एक 2D होती है,
एक 3D होती है ना। एक होती है द्विविमीय, एक होती है त्रिविमीय। दो में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि आपका आयत है इस तरीके से, आपका वर्ग है, आपका गोला है, वृत्त, आपका त्रिभुज है। ये सब आपकी कैसी, या सब आपकी 2D आकृति है, ठीक है। और 3D कौन सी होती है, इस तरीके से, जो आपका घन होता है, घन है ना, घनाभ। ये जो इस प्रकार की आकृति है ना, ये आपकी 3D होती है, ठीक है। तो त्रिभुज का पूछा, त्रिभुज बेटा कैसी आकृति है, द्विविमीय, द्विविमीय इसने लिख रखा है, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित हो जाती है बेटा। अगर किसी संख्या के पीछे इकाई अंक पे 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है हमेशा, ठीक है। अगला चलते हैं, संख्या 1024 का बीजांक। बीजांक कल बताया था मैंने, जितनी भी संख्या दी है सबको जोड़ देते हैं, 1 + 0 + 2 + 4, बेटा कितना हो गया, 1 और 0 तो 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलें अब हम लोग, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हमें पता नहीं है, निकालना है, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 45 है बाह्य कोण। अब मैंने कल बताया था आपको बाह्य कोण की माप कितनी होती है बेटा, 360। बाह्य कोण की माप बेटा कितनी होती है, 360। और इसने कितना दिया है, इसने एक कोण दिया है हमें 45 अंश का। तो अब निकाल लो, काट दो इसको, या फिर आप ऐसे भाग दे सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। जैसे छोटा छोटा देखो, पीछे 0 है और 5 है तो दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 ने 45। इसको काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या आ गया, 72/9। अब इसको काट दो, 9 के पहाड़े में 72 आता है, आप सबको पता है, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो बेटा कितने, इस प्रकार से कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 8। कितनी भुजाएं बनेंगी इस क्वेश्चन में, 8 भुजाएं बन जाएंगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कितनी भुजाएं बनेंगी, 8, ठीक है। आगे चलते हैं। संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। इसका जो वर्गमूल है वो आपको किससे ज्ञात करना है, भाग विधि से। भाग विधि आप सबको आती है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। भाग विधि देखो, 2304 ये था। भाग विधि इस प्रकार से होती है, हम पीछे से जोड़े बनाना शुरू करते हैं, ये 2 और ये दोनों 2। तो भाग विधि में क्या होता है बेटा, जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं 23। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 1 1 लिख दूं तो 1 आएगा, और दोनों तरफ 2 2 लिख दूं तो 2 दूनी 4, है ना। जैसे ये है, इस तरफ है, ऐसे है ये। अगर मैं इधर 2 और 2 कर दूं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 तो बहुत कम है, तो 23 है। फिर 3 3 ले लेती हूँ, 3 3 या 9 भी कम है। फिर 4 चौक 16 भी कम है। फिर 5 5 5 पूरे 25 ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 4 और 4। तो 4 की 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, हो गया। अब 13 में से 6 गए, कितने बचेगा बेटा, 7। और फिर हम इन दोनों को उतार लेंगे, तो कितना हो गया, 704। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको यहाँ लिख के जोड़ देते हैं। 4 और 4 कितने हो गए, 8। फिर से अगर जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ 2 लिख दूं तो यहाँ भी 2 लिखूंगी, तो ये कितना हो गया, 82। 82 दूनी 164, तो ये तो बहुत कम है बेटा, हमें तो 704 चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखेंगे, जो कि आपका आंसर सही बैठे। फिर आप 3 3 लिख के देखो, फिर 4 4 लिख के देखो, फिर 5 5 6 6 7 7 इस प्रकार से लिख के देखना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 और इधर भी आएगा हमारा 8। तो 88 8 704 पूरा पूरा चला गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 48। क्या है बेटा हमारा आंसर, 48। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 2304 का वर्गमूल, इसका आंसर आपका क्या आया, 48, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी बहुफलक में 6 शीर्ष 12 किनारे, तो आयलर सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था ना। क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला शीर्ष प्लस फलक बराबर किनारे प्लस 2। तो बेटा आपको शीर्ष कितने दिए हैं, 6, और फलक पूछा है, और किनारे कितने दिए हैं, 12 और 2। तो फलक बराबर 12 और 2 कितने हो गए बेटा, 14।
और ये 6 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो फलक बराबर कितना हो गया, 14 में से 6 गए 8, तो फलक बराबर बेटा कितना आंसर आ गया आपका 8। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन, निर्देशांक 2,3 व 3,2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? गलत। यदि नहीं तो क्यों, ये बताना है। देखो 2,3 इसमें x बराबर क्या है 2 और y बराबर क्या है बेटा 3, और दूसरे वाले में x बराबर क्या है 3 और y बराबर क्या है 2। तो ये दोनों देखो अलग अलग हैं इसमें बिंदु, तो बेटा ये एक ही बिंदु को निरूपित नहीं कर रहे, ये अलग अलग बिंदु को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं तो क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें x का मान 2 है, इसमें x का मान 3 है, और इसमें y का मान 3 है, तो इसमें y का मान 2 है, इसलिए। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। संख्या 15, 28, 75 की 9 से विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच करनी है, मतलब कि इसमें इसका भाग दे के देखो, 9 का भाग दे के देखें इसमें पूरा पूरा जाता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए 9 एकम 9, 15 में से 9 गए 6, उतार लिया मैंने 2। फिर क्या करेंगे, 9 चिक्का 54, 9 सते तो 63 होता है। फिर 12 में से 4 गए 8, उतार लिया मैंने 8, 9 ने 81। ठीक है, फिर मैं हाँ कर देती हूँ इधर, 81 में से 8 गए, सॉरी 8 में से गया तो 7, और फिर क्या उतार लूंगी मैं 7। फिर करेंगे हम 9 अट्ठे 72, 7 में से 2 गया 5, और उतार लूंगी मैं 5, तो 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, कितना बचा 1 शेष बच रहा है बेटा, मतलब कि विभाज्यता की जांच इसकी नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 99 का वर्ग का मतलब बेटा क्या है, 99 का वर्ग ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 99 गुना 99। ठीक है, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से क्या करना है बेटा, एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से, तो मतलब कि जैसे कि आपका इधर संख्या कितनी है 99। ठीक है, 99, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 99 99 लिख लेते हैं, जो दोनों तरफ संख्या है ना उनको लिख लेंगे पहले। ठीक है, फिर इन दोनों में से हमें एक संख्या घटानी होती है। कौन सी घटानी है, देखो जैसे कि आपका 99 है, ठीक है, इसमें से हम हमेशा एक घटाते हैं, इधर वाली संख्या में से हम एक घटाएंगे, तो 99 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 98, जो बचेगा उसे हम इस साइड लिखते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे दोबारा और करते हैं, 99 में से एक गया तो कितना बचेगा बेटा 98, और 98 में से 99 गया तो कितना बचेगा, देखो 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 9 गया तो 0, तो आंसर कितना है आपका 9801। ठीक है बेटा, आगे सबको समझ में कैसे किया है ना। ये एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से पूछा इसलिए, वरना हम सिंपल भी कर सकते हैं ऐसे करके 99 की 99 गुणा कर दो तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जिन्होंने बेटा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले फटाफट से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, इसने दिया अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जितना आपका हो इत्यादि का प्रयोग करते हुए गणित विषयों में प्राप्तांकों की निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या बोला इसने, एक सारणी बनानी है। ठीक है, अब सारणी बेटा कैसे बनाते हैं, आप सबने देखा होगा कि पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को देख लेते हैं कहाँ तक है ये नंबर्स। ये नंबर्स आपका सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 49, तो मतलब कि हमें कहाँ तक बनानी है ये 50 तक। जैसे कि 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50। ठीक है, इस प्रकार से हमको सारणी बनानी है। तो अब इस सारणी में बेटा आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि 10 से 20 के बीच की कितनी संख्याएं हैं इसमें वो गिननी है पहले। 10 से 20 देखो कितनी संख्याएं आ रही हैं, एक तो ये रही 10, 1 2 और 3 और 1 4, 4 संख्याएं आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पे कितना जाएगा 4। इसी प्रकार से 10 और 20 के बीच में
तो 20 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5 और एक 6 और तो नहीं है बेटा, ठीक है, 6 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, फिर 20 से 30 तो कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आ गई बेटा? 9 संख्याएं। ठीक है, अब 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 के बीच में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ गई बेटा? 7। अब 40 से 50 के बीच में देख लो कितनी आ रही हैं? 1 2 3 और एक 4। इस प्रकार से ये आपकी सारणी बन गई। ठीक है, आगे समझ में मैंने कैसे बनाई? मैं एक बार इसको साफ करके ऊपर बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से सारणी बनाएंगे। ठीक है, पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। तो बेटा कितने कितने नंबर आए थे? 0 से 10 4 आए थे, फिर 6 आए थे, फिर 9 आए थे, फिर 7 और फिर 4। ठीक है, यह आपकी सारणी बन गई। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। हमें ऐसी संख्या की गुणा करनी है 243 में कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए करके देख लेते हैं। 243 में गुणा हम लोग, जैसे कि मैंने 243 ले लिया। ठीक है, मैं पहले इसमें 2 की गुणा कर लेती हूँ। तो सबसे छोटी करनी है पहले, तो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 486 ये किसी का भी घन नहीं है। फिर मैं 243 में 3 की गुणा कर लेती हूँ। 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 729। 729 आपका किसका घन है बेटा? 9 का। क्यों? देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 घन हो गया, 3 बार आ गया तो घन हो गया। 9 ने 81, 81 ने 729। ठीक है, तो ये किसका घन है? ये 243 में किसकी गुणा करेंगे आप? 3 की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, रुपया 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। एक वस्तु है 840 रुपए की, वो कितने में बेची? 714 रुपए में। तो उसका बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? देखिए, एक वस्तु है हमारे पास जो कितने रुपए की है? 840 रुपए की। उसने कितने में बेची थी? वो 714 रुपए की। तो कितनी छूट दी गई बेटा? कितना बट्टा हुआ उसका? घटा लीजिए, 10 में से 4 गए 6, 3 में से गया 2 और 8 में से आ गया 1। तो ये बेटा ये क्या हो गया आपका? बट्टा, या आपको छूट मिल गई। ठीक है, फिर उसने पूछा बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? बट्टा प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं कि आपको कितनी छूट मिली? 126 रुपए की। कितने के ऊपर मिली? 840 के ऊपर मिली। और गुणा 100, प्रतिशत के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं। तो इसको 0 से 0 कट गया आपका, फिर 84 से 126 आपका काट दो। कितनी बार कटेगा? पहले 2 से काट लेते हैं। 2 चौकाट, 2 दूनी 4 और फिर 2 छिक्की 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो आपका कितना बचा ऊपर? 63 गुणा 10 बटे 42। फिर से काट लेते हैं इसको। 7 छिक 42 और 7 ने 63 और काट लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और फिर से काट 2 से 2 पंजे 10। तो कितना है बेटा? 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15%। तो आपका बट्टा परसेंट कितना आया? 15। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल है। एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है बेटा? ये उसकी लंबाई कितनी है? जो लंबाई है L, वो कितनी है? और चौड़ाई मतलब B, ब्रीथ। ठीक है, देखा चौड़ाई के दुगने से, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसकी लंबाई को लिखते हैं। अब चौड़ाई के दुगने से मतलब कि चौड़ाई का दुगना मतलब 2x से 2 मीटर अधिक है प्लस 2। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो चलिए कर लेते हैं इसका। परिमाप कितना दे रखा है बेटा? देखो परिमाप आपको क्या दिया है, 154, ठीक है। और चौड़ाई मैंने क्या मान ली थी, x। और लंबाई क्या दी है उसने, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, यही तो दी है। तो चलिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला किस किस को पता है? स्विंग पुल बोला है तो स्विंग पुल तो ऐसा होता है, मतलब आयत जैसा है ना। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो आयत का परिमाप आपको दिया 154 बराबर 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी, 2x प्लस 2, और प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, x, ठीक है। हम इस दो को इधर ले जाते हैं, इसे काट देते हैं इसके नीचे, 154/2 बराबर, तो 2x और x कितने हो गए, 3x और प्लस 2। तो 2 से आप इसको काट देंगे, पहले 2 से आप इसको काट दो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना आ गया बेटा, 77। कितना आ गया, 77 बराबर आपका क्या है, 3x प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि हम अपना क्वेश्चन पूरा कर सकें। और बेटा जितने भी आपके सारे फॉर्मूले हैं ना, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आयत का ही परिमाप आए, आयत का क्षेत्रफल आ सकता है, और आयत का वर्ग का आ सकता है, वृत्त का आ सकता है, ठीक है। सब प्रकार के फॉर्मूले याद कर लेना। ये इसलिए लेके आई हूँ मैं सेट 1 और सेट 2, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितने फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये बचा। अब देखो ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 77 माइनस 2 बराबर 3x। 77 में से 2 गए, कितना बचा, 75 बराबर 3x। अब 3 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से, है ना, यहाँ पे आ गया, 3 से इसे भाग कर दो, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, तो x बराबर आपका क्या आ गया बेटा, 25। x बराबर क्या आ गया आपका, 25। मतलब कि चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई क्या है आपकी, x ही तो है, चौड़ाई आपकी क्या आ गई बेटा, 25। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई। लंबाई आपकी कितनी थी, देखो चौड़ाई आपकी क्या हो गई, 25, और लंबाई आपकी कितनी थी, 2x प्लस 2 थी, है ना। तो 2 गुणा x की जगह पे 25 रख दो, प्लस 2, 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 कितने हो गए, 52। ये आपकी चौड़ाई आ गई और ये आपकी लंबाई आ गई, ठीक है। पहले हमने x का मान निकाल लिया और फिर x का मान दोनों में रख दिया, ठीक है, जिससे कि हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। आगे चलते हैं, इसको हमें हल करना है समीकरण को। यह हमें एक समीकरण दिया है, ठीक है, जिससे हमें हल करना है, z/z प्लस 15 बराबर 4/9। तो चलो हल कर लेते हैं इसको, हम ऊपर ही यहीं पे हल कर लेते हैं। z/z प्लस 15 बराबर 4/9 ये दिया है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया आपका, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें। तो 9 की z में करूंगी तो मैं क्या आएगा, 9z बराबर, फिर 4 की मैं z में करूंगी तो 4z, फिर सर 15 की 4 में करूंगी तो 15 चौका 60, ठीक है। ये z है दोनों, तो इनको एक साइड ले आते हैं, ये माइनस में है तो इधर, ये प्लस में है 4 तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 60। 9 में से 4 गए, 5z बराबर 60। अब ये z निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम 5 को इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ से हटा के, ठीक है। तो काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12। तो z बराबर आपका आंसर क्या आ गया, 12 आंसर, ठीक है बेटा। आगे सबको ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है एक चतुर्भुज ABCD बनाना है आपको, जिसमें AB 4.5, BC 5.5, CD 4 है, AD 6 है, AC 7 है। आपको सबकी लंबाई दे रखी है, आपको सबकी लंबाई दे रखी है। देखो पहले आप एक AB लाइन खींच लीजिए, आप यहाँ पे मैं AB लाइन खींच देती हूँ, एक AB, A और B, ये कितनी है बेटा, 4.5 पैमाने से नाप के खींच लो, ठीक है। फिर प्रकार में अपनी 5.5 लंबाई भरो, जो आपको B से यहाँ पे लगानी है, इधर C पर, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको एक AD, फिर 6 भरो, तो A से लगाओ इधर, इधर D पे, ये आपका C है, इधर आपका D है, ठीक है। फिर एक 7 भरो, तो उसमें AC
ए से लगाओ सी पर इधर 7 इस तरीके से, ठीक है। फिर जब आपका 7 ये बन गया इस तरीके से, तो अब सी से लगाना है डी पे, मतलब कि सी डी कितना लगाना है 4, तो इधर आप लगाओगे 4। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सबकी लंबाई आपको दी है, अपने पैमाना प्रकार उठाओ और चित्र बनाओ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा दिया है READ की रचना कीजिए, मतलब एक वर्ग है ये। क्या एक वर्ग, वर्ग की आपने देखा होगा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो भुजा दी है इसने 5.1, पैमाना लो 5.1 5.1 5.1 5.1, चारों तरफ लाइन खींच दो एक दूसरे से मिला के, बस बन गया, है ना। कितना सिंपल सा है। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, मतलब क्षेत्रफल भी बताना है और विकर्ण भी बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बता देते हैं किस तरीके से करना है क्वेश्चन। पहले पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आपको दोनों दिया है, आधार आपको क्या दिया है 6, ऊंचाई मतलब जो आपको शीर्ष दिया था ना वही आपकी ऊंचाई है, वो कितना था 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने दूसरा पूछा है कि आपको एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और गुणा विकर्णों का योग। विकर्णों का योग मतलब विकर्ण को हम D1 और D2 लिखते हैं, D1 विकर्णों का गुणनफल होता है, तो D1 गुणा D2 गुणनफल, ठीक है, D1 गुणा D2। तो बेटा क्षेत्रफल आपको दिया है, हमने अभी भी निकाला है 24 बराबर 1/2 गुणा D1 आपको 8 दिया है और गुणा D2। तो मैं इसको काट देती हूँ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 24 बराबर 4 गुणा D2, ठीक है। अभी 4 इसके नीचे चला जाएगा 24 के, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ 24 के नीचे आ गया 4 और बराबर D2, तो काट दो 4 एकम 4, 4 6 24, तो D2 बेटा आपका क्या आ गया 6 आ गया विकर्ण आपका, ठीक है। विकर्ण भी आ गया और आपका ये क्षेत्रफल भी आ गया, ठीक है। बस मैंने पहले भी कहा था फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 968। तो बेटा आपको बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए इसके लिए। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है पता है 2πr+h, 2πr और r+h, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 968 बराबर 2 गुणा पाई का मान आप सबको पता है क्या होता है 22/7 और आर आपका क्या है बेटा 7 और आर आपका क्या है फिर से 7 और एच आपको निकालना है, ठीक है। ऊंचाई पूछी है, 7 से 7 आपका कट गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 968 बराबर 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 और कोष्टक में आप क्या लिखेंगे 7+h, ठीक है। 44 को हम इसके नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 7+h, तो इसको आप काट दीजिए, तो इसको काटने पे आपका आएगा 44 से कटेगा आपका 22 बार, ठीक है। फिर 22 ये 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 22 में से 7 गए तो कितना बचेगा बेटा 15, तो आपका h कितना आ गया 15, ठीक है। आगे समझ में सिर्फ कुछ नहीं करना, बार बार वही कह रही हूँ, फॉर्मूला याद कर लो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं, m का मान निकालना है आपको। ये क्वेश्चन कल भी आया था इस तरीके का, तो देखो -3 की घात m+1 और गुणा -3 की घात 5 और इस तरफ क्या दिया है -3 की घात 7। कल भी बताया था बेटा मैंने, गुणा में घात जो होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं, गुणा में जो घात होती हैं आपकी वो क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो -3 है दोनों, नीचे सेम सेम हो तब, ठीक है, नीचे सेम सेम है दोनों, -3 है। ऊपर हम क्या करेंगे m+1 और फिर +5 जोड़ देते हैं इसको और -3 की घात 7, ठीक है। 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, तो m+6 बराबर -3 की घात
7। तो अब 3 से 3 आपका कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m प्लस 6 बराबर 7। कितना बचा बेटा आपका, m प्लस 6 बराबर 7। ये 6 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो m बराबर 7 माइनस 6, तो m बराबर बेटा आपका कितना आ गया, 1 आंसर। ठीक है, m बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका 1/3, 1/4 और ये 1। ठीक है, देखिए ये है, जब मैंने बताया था कल आपको, अगर किसी की घात माइनस होती है तो उसका उल्टा कर देते हैं तो वो प्लस में हो जाती है ना, इस तरीके से। तो पहले हम इस अंदर वाले को कर लेते हैं प्लस, इसको 1/3 है तो हम इसको 3/1 कर लेते हैं, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो सिर्फ 3 की घात 1 और माइनस 4 की घात 1, ऐसे ही से कर लिया। अब इसके पूरे की घात माइनस है, अब इसको बेटा पूरी की घात माइनस, अब देखो अंदर का कर लो, पहले 3 में से 4 गया 1, तो 1 की घात माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 ही रहता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इनके बीच की 3, 2/3 और 4/5 की। ठीक है, तो 2/3 और 4/5 की हम संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, 2/3 ले लेती हूं मैं और 4/5। तो पहले नीचे का एलसीएम, मतलब दोनों के पहाड़े में क्या आता है, 3 और 5, इनका एलसीएम क्या होगा बेटा, 15। ठीक है, 5 दिया 15, तो मतलब कि नीचे 15 आना चाहिए। तो आप किसकी गुणा करेंगे, इसमें 3 की गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12, और इसमें किसकी गुणा करेंगे आप, 5 की, तो 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, तो 10/15 और 12/15। लेकिन इनके बीच देखो बेटा 10/15 और 12/15, इसके बीच तो सिर्फ एक ही संख्या है, 11/15 है ना, तो ये तो गलत हो गया हमारा, है ना, क्योंकि हमें तो 3 परिमेय संख्या चाहिए। एक पूछता तो ये लिख देते, लेकिन 3 पूछी है इसमें, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे अब आप इसमें पहले 2 की गुणा कर लीजिए, जैसे 10/15 दिया है आपको और 12/15 दिया है, तो दोनों में 2 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, 10 दूनी 20/30 और 12 दूनी 24/15 दूनी 30, तो अब काफी सारे हो गए। 20 से लेकर 24 के बीच में 3 संख्याएं आ गई आपकी, कौन कौन सी आ गई बेटा, 20 से लेकर 24 के बीच में 21/30, 22/30, 23/30, है ना, ये तीनों संख्या आपकी आ गई। ठीक है, तो आपकी ये तीनों परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये कल वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। पहले हम इसमें 7/5 कॉमन ले लेते हैं। देखो 7/5 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, -3/12 और प्लस 5/12। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और -3 प्लस 5, 5 में से 3 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 2/12। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, ऊपर कितना है आपका, 7 एकम 7 और 5 छंग 30, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/30। कितना सरल क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा दिमाग लगाइए इसको और अपने आप सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगले 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा हम। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, 10वां क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन दिया है आपको, देखो ये क्या है, a + b का स्क्वायर। कल भी बताया था ये फॉर्मूला मैंने, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b क्या होता है, जैसे कि ये a है और ये b है, a - b क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये सबको पता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों फॉर्मूला को रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये a है, ये b है, तो पहले 2x का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस फिर 5 पूरे 25। ठीक है, फिर प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20x, फिर हम माइनस, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, 2 दूनी 4x², 5 पूरे 25 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20x। ठीक है बेटा, देखिए अब हम इसको क्या खोल लेते हैं अंदर से, 4x² + 25 + 20x। ठीक है, देखो -4x² माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये बात तो आप सबको पता है। आप देखो -25 + 25 और -4x² और +4x², ये तो कट गए, तुम्हारे पास क्या बचा, +20 और +20, 20 और 20 40x, ये आपका आंसर है।
ठीक है बेटा, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए, और जिन बच्चों को वीडियो ने बेटा अभी तक लाइक नहीं किया, पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 501 और 502 का मान इस तरीके से सॉल्व करना है। तो कल भी मैंने बताया था, 501 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 1, और 502 को आप क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया आपका 500, और a बराबर क्या हो गया 1, और b बराबर क्या हो गया 2। तो इसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब कि 500 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर बेटा आपका क्या होगा 2500, सॉरी 2,50,000। ठीक है, फिर आता है हमारा a प्लस बी, मतलब कि 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो, मतलब कि 3 गुणा x, मतलब कि 500। फिर से प्लस a और b की गुणा, 1 और 2 की गुणा। फिर यह आ गया हमारा प्लस 5 तिया 15 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद बेटा क्या आएगा आपका 251,502। ये आपका आंसर आ गया। आ गया सबका आंसर, जोड़ के देख लिया सबने। ठीक है, 251,502। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूर चलेगा। देखो, 25 मिनट 14 किलोमीटर चलता है, मिनट दे रखी है बेटा, वो बोल रहा है कि 25 मिनट में कितनी दूर चल रहा है 14 किलोमीटर। ठीक है, 25 मिनट में, और इसने क्या बोला है 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। जब बेटा 1 मिनट में कितनी, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 5 घंटे में कितनी मिनट होंगी 60 गुणा 5 कितनी मिनट हो गई बेटा 300। ठीक है, जब ये 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, तो बेटा 1 मिनट में कितना चलेगा 14/25, और पूछा कितना है आपको 300 मिनट का। तो बस कर दीजिए, 25 से इसके पहले से भाग कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 14 और 12 कितना बचा हमारे पास 14 और 12, 14 और 12 की गुणा कर दीजिए आप 168। ठीक है, आपका आंसर आ गया। समझ में आया, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, और हमें पूछा 5 घंटा, तो 5 घंटे में कितनी मिनट हो गई बेटा 300। जब 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा 14/25, और पूछा कितनी मिनट है 300 मिनट। बस काट दिया इसको और सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर हम लोग। चलिए, मिठाई के डिब्बे वाला। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, बेटा एक मिठाई का डिब्बा है, उसे कितने बच्चों में बांटा है 24 बच्चों में, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिली, तो बेटा सब बच्चों को कितनी मिठाई मिली 5-5, तो 24 पंजे 120, मतलब कि डिब्बे में कितनी मिठाई थी बेटा 120 मिठाई थी डिब्बे में। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, मतलब कि 24 में से उसने बोला 20 ही बच्चे आए, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। अब 20 ही बच्चे आए और मिठाई कितनी थी 120, 120 मिठाई है, तो काट दो, 2 छिक्की 12, तो मतलब कि एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी 6। ठीक है, आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। व्यंजक के गुणनखंड करके भाग करना है। पहले इसकी गुणनखंड करो, जैसे कि ये है आपका y² + 7y + 10। आप तो ऐसी संख्या चाहिए आपको, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए, मतलब कि 5 दूनी 10, 5 और 2 7, 5 और दूनी 10। ठीक है, तो y² + 5y + 2y + 10 कॉमन कर लो इन दोनों में, क्या आएगा इसमें y, तो y + 5, और इधर कॉमन कर लिया 2, तो इधर y + 5। ठीक है, तो क्या है आपके पास y + 5 और y + 2। ठीक है, और भाग किसका करना है y + 5 का, तो y + 5 से y + 5 कट गया, आपका आंसर क्या आया y + 2। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, गुणनखंड करना आपको आता है सबको। चलिए एक और गुणनखंड आया, इसको कर लेते हैं, जैसे कि 3m² + 9m + 6। तो पहले जो पहले दिया है इसको गुणा कर लो, 3 की 6 में गुणा कर लो, 3 × 6 बराबर क्या आया 18। तो ऐसी संख्याएं चाहिए दो जो गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने पे 9 आए।
तो 6 और 3 ही ले लेते हैं, जैसे कि 6 और 3 9 हो गए और 6 3 18 होते हैं। ठीक है, तो 9 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 + 6 और m + 6, तो 3m² + 3m + 6m + 6। इनको अलग अलग कर लो, इसमें 3m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, m + 1, और इधर 6 कॉमन ले लिया मैंने तो इधर क्या बचेगा, तो इधर क्या बचेगा मेरा m + 1। तो आपका आंसर क्या आया, m + 1 और 3m + 6। ठीक है, और चाहे तो हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेटा कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। फॉर्मूले याद कर लो, बेलन का, घन का, आयत का, और ये गुणनखंड कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, मान कैसे निकालते हैं, इसमें सब तरह के जो क्वेश्चन है सब तरह के आते हैं, सब तरह के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं 2 सेट करा चुकी हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया, पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझसे उसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।